वेलकम टू दिस मॉड्यूल ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी है क्या। तो इंडियन पॉलिटी जो है एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत सारे या फिर मैं बात करूंगा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को जो है कि इंक्लूड करता है। और ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा सिटीजनशिप, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि इंडियन पॉलिटी जो है आपका कवर करता है। फंडामेंटल राइट्स, फिर हम बात करेंगे डीपीएसपीस की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन एग्जीक्यूटिव हो गया, देन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन सिस्टम। तो ये सारा का सारा जो आपका इशू है या ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो हम इस सब्जेक्ट में बात करेंगे। क्लियर है? अब इस सब्जेक्ट को बात करेंगे, इसको जानेंगे कि क्या होती हैं ये सारी चीजें, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट होता क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, अब ये जो स्टेट का जो डेफिनेशन है या फिर मैं बात करूंगा जो कॉन्सेप्ट है, ये हिस्ट्री के तीन इंपॉर्टेंट इवेंट से जो है ये इमर्ज हुआ है। और वो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला है आपका मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ 1215। उसके बाद एक दूसरा इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1678। और लास्ट में एक इवेंट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे जो है आपके तीन कॉन्सेप्ट्स आपके निकल के आएंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं स्टेट की डेफिनेशन को जानने से पहले। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमने ये चीज देखी है कि जो मैन का जो नेचर होता है वो डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, वो किसी भी डोमिनेट करना चाहता है, मे बी लैंड एरिया को डोमिनेट करना चाहता है या फिर और भी जो चीजें हैं उसमें वो डोमिनेशन जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी कि मैन का नेचर ये भी होता है कि वो पावर को कंसंट्रेट करे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। और साथ के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मैन जो है आपकी अथॉरिटी को एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, और इसीलिए इसीलिए अगर आप देखोगे कि इन्हीं सब चीजों के लिए जो है ये मैन और कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक किंग की। इसीलिए जो है आप देखोगे कि आपके वॉर्स जो है लड़ी गई, क्योंकि ये जो राजा है ये क्या बनाना चाहता है, ये आपका किंगडम बनाना चाहता है। ठीक है, किंगडम मतलब ये जो है मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहता है, मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इसी मोनार्की इज नथिंग बट इज इंडल्जेंट डोमिनेशन। ओके, अब जब अगर ये वॉर्स लड़ेगा तो सारी पावर्स को ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा या फिर सेंट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इन्होंने आपकी वॉर्स लड़ी, वेज वॉर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है वॉर्स किस लिए लड़ा जाएगा, जैसे कि मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट या फिर सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज पावर्स। ठीक है, और इसी को जब वो पावर को सेंट्रलाइज या फिर कंसंट्रेट कर लेगा तो जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, और यही एब्सोल्यूटिज्म जो है एक एब्सोल्यूट स्टेट के को जो है जन्म देगा। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं इसको समझने के लिए। सी, अब अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, जो किंग है, जो किंग है वो अपने सोल्जर्स को हॉर्सेस, या फिर मैं बात करूं कैश, या फिर मैं बात करूं लैंड, या फिर मैं बात करूं प्रॉपर्टी, या फिर बात करूं गोल्ड, या फिर मैं बात करूं रैंक, ये जो है उनको पे करा जाता था। और ये जो सिस्टम होता था इसे हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म, कि इसमें राजा जो है वो अपने सोल्जर्स को, आपका रैंक हो गया या फिर आपका हॉर्स हो गया, कैश हो गया, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, इनके थ्रू जो है पे करता था।
ठीक है। और ये चीज जो है हमें मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे ये चीज हमें देखने को मिली है। तो मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था वो था फ्यूडलिज्म का। अब फ्यूडलिज्म है क्या, या फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है क्या? तो फ्यूडलिज्म की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है राजा जो है वो डिपेंडेंट रहता था किसके ऊपर? सोल्जर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद राजा जो है सोल्जर के ऊपर आपका डिपेंडेंट रहता था। इसलिए आप देखोगे कि ओवर टाइम जो है ये जो फ्यूडलिज्म है ये आपका खत्म हो गया। ठीक है। अब फ्यूडलिज्म जो है ये क्यों खत्म हो गया? क्योंकि राजा जो है वो कौन हो, राजा अगर मैं बात करूं किंग की, वो आपका स्ट्रांग हो गया। ठीक है। स्ट्रांग कैसे हो गया? क्योंकि उसके पास जो है प्रॉपर वेपनरी सिस्टम आ गया। वेपनरी सिस्टम जैसे ही आएगा तो उसकी जो डिपेंडेंसी थी सोल्जर्स के ऊपर वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी आ गया। ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब पहले जो है मतलब आई मीन हॉर्सेस का इस्तेमाल होता था। ठीक है। जब ये सारी चीजें हो गई, वेपनरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, और हम बात करेंगे मॉडर्न डे करेंसी। ठीक है। तो जिससे जो है राजा की जो पोजीशन थी वो आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अब अगर मैं बात करूं फ्यूडल सिस्टम में, तो फ्यूडल सिस्टम में किंग की जो पोजीशन थी वो काफी वीक थी। ठीक है। बिकॉज उसको जो है उसकी जो डिपेंडेंसी थी वो किसके ऊपर थी? उसकी डिपेंडेंसी थी फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर। उसके बाद ये जो लैंड की जो मैं बात कर रहा हूं उसको कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि उसकी जो जमीन जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी खिंच जाएगी। समझ में आया? ओके। अब हम बात करेंगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया किंग का कॉन्सेप्ट। अब एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट स्टेट के बारे में बात करेंगे। अब एब्सोल्यूट स्टेट से बात करने से पहले हमें ये बात करनी है कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। स्टेट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट in which there is a government। ठीक है। एंड ये जो गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट इज सॉवरेन। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, ये एक आपका एरिया है। अब इस एरिया में जो है ये बेसिकली क्या है, ये मान लीजिए ये एक टेरिटरी है। अब इस टेरिटरी में एक गवर्नमेंट होगी और इस एरिया में जो है इसका ही जो है क्या चलेगा, राज चलेगा। ठीक है। इसी की हुकूमत चलेगी और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉवरेनिटी कहेंगे। तो अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म था। और फ्यूडलिज्म के बाद जो है जो कॉन्सेप्ट उभर के आया वो है आपका स्टेट। यहां तक है। अब स्टेट को चलाने के लिए जो है हमें तीन फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। स्टेट हैज गॉट थ्री फंक्शंस। सबसे पहला, स्टेट में आपका लॉ मेकिंग होना चाहिए और इसको हम लोग बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी इसी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन का मतलब यह है कि वहां के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। और जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उसका एक डेफिनेशन होना। ठीक है। ओके। तो लॉ मेकिंग इज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है। एग्जीक्यूशन इज रिलेटेड टू लॉ इम्प्लीमेंटेशन। ओके। अब यहां से अब स्टेट को हमने अभी भी बात करते हैं एब्सोल्यूट स्टेट की। अब एब्सोल्यूट स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या? एब्सोल्यूट स्टेट में क्या होता है कि एक ही आदमी के पास जो है सारी पावर्स चली जाती हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपके अमन खान। ठीक है। तो सारी पावर जो है किसके पास चली गई, अमन खान के पास चली गई। तो जिसकी वजह से जो है ये क्या बन जाएगा, ये आपका डिक्टेटर बन जाएगा। ठीक है। डिक्टेटर का मतलब ये है लेजिस्लेटिव की पावर इसके पास, एग्जीक्यूशन का भी पावर इसके पास, और यही जो है जस्टिस प्रोवाइड करेगा।
समझ में आया? और जब आदमी जो है आपका डिक्टेटर बन जाता है तो वो अपने आप पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। ठीक है, स्टेट के बाद जो है हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो है नेशन स्टेट का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, जो भी डाउट्स हैं उनको जो है आप नोट डाउन करके रखिए, जब भी हमारी मुलाकात होगी आप मेरे से उस टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, नेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, इट इज व्हेन पीपल start believing in वन आइडियोलॉजी। जब सबकी जो सोचने की जो धारणा होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब ये जो आइडियोलॉजी है, ध्यान, जैसे एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म जो है ये एक आपकी आइडियोलॉजी है विच मे लीड टू एब्सोल्यूट स्टेट। तो सिमिलरली नेशन स्टेट जो होता है, ये स्टेट का वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक ही आइडियोलॉजी में बिलीव करने लगते हैं, और उस आइडियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म। ठीक है, अब नेशनलिज्म की बात करें, इसमें तीन चार चीजें हैं, ध्यान से देखिए। तो नेशनलिज्म इज लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द कंट्री। दूसरी, एंड दीज पीपल दे बिलीव इन कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको इनमें जो है एक कॉमननेस की भावना जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टेट हो गया, नेशन स्टेट हमने कर लिया। ओके, उसके बाद इसमें आइडियोलॉजी भी जो है, अब कॉमननेस क्या होगा, जो आइडियोलॉजी होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कॉमन होगी। यहां तक क्लियर है? ओके, अब होता ये है, आइडियोलॉजी कॉमन तब होती है जब आपका जो कल्चर है, जो आपका कल्चर है वो आपका सेम है। अब ये जो कल्चर की अगर मैं बात करूं, इसके दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं। एक तो होता है मटेरियल एस्पेक्ट, एक तो होता है मटेरियल एस्पेक्ट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को सेम टाइप के सॉन्ग्स पसंद हो सकते हैं, देन आपकी पेंटिंग्स आपकी पसंद हो सकती हैं सेम टाइप की। देन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो चाट कल्चर है और फूड हैबिट्स जो है, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है डिलाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है अपना सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सेम कल्चर। मटेरियल एस्पेक्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पंजाबीज, उनको बिग कार्स का बहुत शौक होता है, फॉर एग्जाम्पल BMW हो गया, फिर बुल्ट, इट्स नॉट बुलेट इट्स बुल्ट। ठीक है, तो इनका शौक होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो कल्चर में जो कॉमननेस आता है, ये जो आइडियोलॉजी में जो कॉमननेस आता है, वो इन दोनों चीजों की वजह से आता है, या तो वो मटेरियल एस्पेक्ट होता है या फिर वो जो है नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होता है। ओके, अब इसी का जो है इवॉल्व वर्जन है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से इवॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट निकल के आया, सो ओवर टाइम क्या होता है कि हमारी जो आबादी होती है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है इसका भी जो है ओवर टाइम इवॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ जो है सोसाइटी का जो इतना बड़ा जो तबका है, जो सेक्शन है, उसको हमें कवर करना होता है। तो जब ऐसा होगा, जब कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व होती है, तो उसमें जो है और भी बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे प्रोविजंस जो है डाले जाते हैं, सो दैट कि उसको हॉलिस्टिकली कवर करें। अब फॉर एग्जाम्पल, जब ये कॉन्सेप्ट आया तो एज अ कॉन्सेप्ट ये उस टाइम वर्कआउट कर रहा था, बट ओवर टाइम क्या हुआ कि इस कॉन्सेप्ट ने क्रिटिसिज्म को ड्रॉ करा। ठीक है, क्रिटिसिज्म को ड्रॉ करा तो उसमें अगेन हमने कुछ पैरामीटर्स ऐड ऑन करे। तो ओवर टाइम अगर मैं बात करूं, ये फॉर एग्जांपल बात मानिए 1900 की, तो मे बी 1930 तक आते आते जो है इसके प्रोविजंस को बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम मान लीजिए 1950, तो इसके प्रोविजंस को और बढ़ाया गया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें जुड़ने लगे, पॉपुलेशन जो है आपकी बढ़ती चली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स पड़ गई, जिसकी वजह से जो है एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा स्टेट हो गया, नेशन स्टेट हो गया, फिर हमने बात करी नेशनलिज्म की। अब देखेंगे कि नेशनलिज्म के ऊपर भी जो है क्या हायर ऑर्डर कुछ है क्या। ओके, तो बात करेंगे नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, नेशनलिज्म इज व्हेन पीपल फील दैट दे आर यूनाइटेड बाय कॉमन गोल, दे आर
यूनाइटेड बाय कॉमन गोल। ठीक है, जब लोग ये सोचेंगे कि भाई हम सबका जो है हमारा एक कॉमन गोल है। ठीक है, और कॉमन गोल होने के साथ साथ जो है इसमें जो है क्या होता है कि आपस में जो है हम एक कॉमन फ्यूचर देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस की लड़ाई कर रहा था तो एक नेशनलिज्म की भावना थी। तो मतलब यह है कि हम जो है एक आजाद भारत देखना चाहते हैं। सो दैट इज कॉमन फ्यूचर। अगर मैं वेरी लेमैन टर्म में बात करूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या मैं तुम्हें पसंद करती हूं, एंड एक कॉमन फ्यूचर मैं देखता हूं या देखती हूँ। समझ में आया? सो दैट इज नेशनलिज्म। ओके, अब यहाँ पे पैट्रियोटिज्म क्या होता है? पैट्रियोटिज्म इज हायर लेवल, पैट्रियोटिज्म इज हायर लेवल ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्यार भी रहेगा, कॉमन फ्यूचर भी रहेगा, और दूसरा मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। तो वो जो है एक हायर लेवल ऑफ नेशनलिज्म जो है देखने को मिला। और अगर हम जिंगोइज्म की बात करें, इट इज ऑल्सो नॉन एज चौविनिज्म। अब जितने भी ये जो इज्म वाले हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। ये जो है किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनलिज्म हो गया, पैट्रियोटिज्म हो गया, जिंगोइज्म हो गया। समझ में आया पैट्रियोटिज्म? अगर हम जिंगोइज्म की बात करें, इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो आप जो है इस केस में आप अपने देश को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और आप ये भी बताते हैं कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। तो अगर हम बोले दिस इज अंधा प्यार, ठीक है, जिसमें कि जो है आप अपने आप को सुपीरियर बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, अब बात करेंगे, पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे, ये तो आपके कॉन्सेप्ट्स आ गए कि अगर ये सारी चीजें थी तो व्हाई वाज किंग सो पावरफुल। ठीक है, किंग के पावरफुल होने का रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम जो है क्या नहीं था, देयर वर नो रूल्स। ठीक है, देयर वर नो रूल्स, और इसी रूल्स के ना होने की वजह से जो है किंग को एक डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो आपके मिल जाते थे। डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो आपके मिल जाते थे। ठीक है, जिसके ऊपर कंट्रोल करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, हो जाता है। ठीक है, अब सारे अगर मैं बात करूं, आपके बहुत सारे ऐसे रूलर्स होंगे जिन्होंने जो है लोगों की हत्याएं भी कराई, बट ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने लोगों की सेवा करी। ठीक है, ओके, तो अब जानेंगे यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें। तो किंग के जो पावर्स थे, किंग की जो पावर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कोई रूल्स नहीं था, अब जिसकी वजह से जो है उनको डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो मिल जाती है, एंड वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब हिटलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हिटलर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ही वॉज नॉट अ किंग, बट अगर हिटलर के ऊपर अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों ने देखा है उसका नेचर जो है काफी बॉम्बास्टिक रहा है, डिक्टेटर की तरह जो है बिहेव किया है। तो सिमिलरली किंग भी जो है एक हिटलर की तरह जो है बिहेव कर सकता है। इसीलिए उसके ऊपर जो है रूल्स लगाना या रूल्स का अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स की हमने बात करी थी। मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो मैग्ना कार्टा है क्या? सो लिख लीजिए थोड़ा सा। मैग्ना कार्टा मीन्स द ग्रेट चार्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसका इसका मतलब ये है, इट मीन्स एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ, इवन द किंग, एंड guarantees the rights of individuals। ठीक है, और ये राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? द फर्स्ट इज राइट टू जस्टिस एंड द राइट टू
फेयर ट्रायल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, जो कि लिखा गया था 1791 में, तो कहीं ना कहीं जो है, जो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो लिखा गया था, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो लिखा गया था 1791 में, तो कहीं ना कहीं जो है इस मैग्ना कार्टा का इंफ्लुएंस जो है इसके ऊपर बहुत पड़ा। ठीक है, और यहीं से जो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है, वो कहाँ से इंस्पायर होता है? वो अमेरिकन बिल ऑफ राइट से जो है आपका इंस्पायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1678। इट्स दिस इज ऑल्सो नॉन एज, यहाँ पे लिख लीजिए, ऑल्सो नॉन एज द रेवोल्यूशन ऑफ 1678 of 1678, then it is also known as the bloodless revolution। ठीक है, ओके। अब इसमें ये था, इसमें हुआ क्या कि इसमें जो है पार्लियामेंट को जो है ज्यादा पावर दे दी गई, तो गिविंग पार्लियामेंट मोर पावर। ठीक है, ओवर द मोनार्की। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज जो ध्यान में देखने को जो है, वो ये है कि इस इवेंट ने जो है सीड्स को प्लांट कर दिया फॉर ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट प्लांटेड सीड्स फॉर द बिगिनिंग्स ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे जो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इवेंट it legally established the supremacy of parliament। ये सारी चीजें जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, सो दैट जो जब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से जो है ये पॉलिटी का सब्जेक्ट आपका बॉर्न हुआ, बॉर्न होने के बाद किस तरीके से जो है आपके कॉन्सेप्ट्स आए, और ये सब्जेक्ट जो है किस तरीके से इवॉल्व होता चला गया। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। आप लोगों को ये चीज पता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो दिया गया था किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू। एंड उसमें इन्होंने बात करी थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया था, इसमें ये लिख लीजिए आप लोग, इफ द पावर इज कंसंट्रेटेड if the power is concentrated in a single person's hand or a group of people, it results in tyrannical, मतलब तानाशाही, tyrannical form of government। ठीक है, और इसीलिए जो है इस टायरानिकल का मतलब ये है कि भाई जो सरकार में क्या आ जाएगी? आर्बिट्रेरीनेस, मतलब मन मर्जियां। ठीक है, मेरे को मन है तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इसी टायरनी या फिर इस आर्बिट्रीनेस को जो है तोड़ने के लिए जो है मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने उसने ये कहा कि भाई इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो है एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर जो है होना चाहिए। क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन बिटवीन
थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ये समझ में आ गया। अभी अभी हमने बात करी थी कि स्टेट के तीन फंक्शंस हैं। स्टेट हैज गॉट थ्री फंक्शंस, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड हमने बात करी थी जुडिशरी की। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अब ये जो कॉन्सेप्ट आया इसमें थोड़ा सा और हम लोग डीप में चलेंगे कि इसके जो है कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके जो हैं कुछ एडवांटेजेस हैं और इसने इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये बताया गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर थे, दे बेस्ट गारंटी गारंटी द लिबर्टी ऑफ पीपल। ठीक है, इसका मतलब हमने बात करी थी एब्सोल्यूट स्टेट की, तो कहीं ना कहीं जो है इस स्टेट को एब्सोल्यूट स्टेट बनने से जो है रुकेगा, क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस रहेगा। लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है चेक बैलेंस रखेगा, एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी के ऊपर रखेगा, जुडिशरी जो है इसके ऊपर रखेगी। तो जब तक एक बैलेंस होगा तो आर्बिट्रीनेस जो है वो नहीं रहेगी। आर्बिट्रीनेस नहीं रहेगी तो किसी का डोमिनेशन नहीं होगा। ये जो अप्रोच है वो डेमोक्रेटिक अप्रोच होगा। डेमोक्रेटिक अप्रोच का मतलब है कि पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव अप्रोच जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये भी बोला गया कि दिस सेपरेशन ऑफ पावर, इट प्रोमोट्स एफिशिएंसी। तो ये जो है कुछ क्या है, ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कोई भी कॉन्सेप्ट जब आपको मिलेगा, ठीक है, या कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो ओवर टाइम जो है ये कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होगा। यूनिवर्सल अप्लाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रीजनल वेरिएशंस, रीजनल अप्रोच आपको जो है देखने को मिलेगा। आपको अलग टाइप के लोग, अलग टाइप के रिसोर्स, पॉपुलेशन हो गया, वहां का रहन सहन, कल्चर की वजह से जो है एक सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और अगर हो पाएगा तो ओवर टाइम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सस्टेनेंस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग उनमें जो टाइम की नीड के साथ जो है एलिमेंट्स को डालते जाए। ठीक है, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो ये बोला गया कि भाई कंप्लीट सेपरेशन कंप्लीट सेपरेशन इज नाइदर पॉसिबल, ठीक है, नॉर डिजायरेबल। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ध्यान से देखिएगा कि लेजिस्लेटिव से ही तो आपके एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं। ठीक है, आप लोग इलेक्शंस देते हैं लोगों को लेजिस्लेचर में भेजने के लिए, और लेजिस्लेशन का जो है कुछ हिस्सा जो है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटिव बन जाता है, जो कि लॉ बनाता भी है और जो कि लॉ को क्या करता है, इंप्लीमेंट भी करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा इसमें यह बोला गया कि इट मे लीड टू इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी कैसे, अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए। तो अगर हम हर चीज को अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं जो है डिसीजन मेकिंग जो है आपका स्लो हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग का स्लो होने का मतलब ये है कि सिस्टम में इनएफिशिएंसी आना, चीजों का जो है टाइमली जो है पूरा ना होना इज इनएफिशिएंसी। ठीक है, फिर ये भी बोला गया कि लोगों की जो लिबर्टी है, दैट लिबर्टी ऑफ द पीपल, ये सिर्फ ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लोगों की जो लिबर्टी है वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि उनके साइकी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर डिपेंड करता है कि वहां का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। ठीक है, फिर लोगों की कॉन्शियसनेस कितनी है, लोग कितने ज्यादा जो है पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ पावर। तो बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पे हमने लिखा था कि बेस्ट गारंटी, तो क्रिटिसिज्म में यही कहा है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लोगों की लिबर्टी जो है वो आपकी डिपेंड करती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहां से जो चीजें, अब ये जो तीन इवेंट्स आपके हुए, अब इसका कॉन्सिक्वेंस अगर हम देखें, देखिए, अब मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पे ये जो है
ठीक है, अब ये मैंने बनाया क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो पिंक वाला जो है, दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ पीपल। ठीक है, इस पावर ऑफ पीपल, और ये जाके यहाँ पे स्टक होता है, जहां से कि हमारा क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फ्रेम हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं बात करूं प्रियम्बल की, उसका स्टार्टिंग जो होता है वो होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आपका ये है वो है आपकी पावर ऑफ किंग या किंग्स पावर, किंग्स पावर। तो मैंने जैसे कि कहा, ये जो पीक है ये बेसिकली क्या है, ये आपका डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। समझ में आया आपको? और यहीं से जो है डिक्टेटरशिप क्यों बन गया, क्योंकि कोई आपके रूल्स नहीं थे, देयर वर नो रूल्स। और यही रूल्स से जो है हमारे तीन इवेंट्स आए। सबसे पहला हमारा आया मैग्ना कार्टा, ठीक है, फिर आया हमारे पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और फिर आया हमारे पास मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट्स आए, आप देखोगे जो किंग की जो पावर है वो क्या हो गई, वो आपकी डिक्लाइन हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे देख लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में मैंने बात कर दी, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो बैलेंस ऑफ पावर, इट इज ऑल्सो व्हाट, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब आदमी या फिर किंग जो है वो हमेशा से क्या करना चाहता था, वो हमेशा से अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था। तो बढ़ाने के लिए जो है मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर या फिर सेपरेशन ऑफ पावर का जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो है ओवर टाइम हमने देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमने डेवलप करा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट, जो कि जो कि लोगों के द्वारा सरकार को क्या दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। इट्स अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट। ऑल्सो इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट टू कंटेन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टू कंटेन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को क्यों कंटेन करना है, सो दैट कि वो डेस्पोटिक ना बन जाए, वो जो है डिक्टेटरशिप ना बन जाए, वो एब्सोल्यूट स्टेट के रूप में जो है वो ना बन जाए। क्योंकि कि हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा होगा तो स्टेट जो है वो कैसा बन जाएगा, वो डेस्पोटिक स्टेट बन जाएगा। डॉक्यूमेंट टू कंटेन द पावर, सो दैट कि जो वो स्टेट है, वो स्टेट है वो आपका डेस्पोटिक, डेस्पोटिक स्टेट ना बन जाए, वो एक टोटलिटेरियन रिजीम ना बन जाए। टोटली, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। टोटलिटेरियन रिजीम का मतलब यह है कि लेजिस्लेटिव भी हुई, जुडिशरी भी हुई, एग्जीक्यूटिव भी हुई। ठीक है, और इस आइडियोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म। तो आपको समझ में आ गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं, 1 2 3, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टू कंटेन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो चीजें बनाई गई हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, ये आपका लॉफुली बनाया गया है। ठीक है, एंड ये इसको पावर कहाँ से मिलती है, इसको पावर मिलती है पीपल से। इसलिए मैंने अभी भी कहा कि प्रियम्बल में जो है आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल, यहीं से मैंने आपसे कहा था एक आइडियोलॉजी निकल के आ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब ये क्या है, ये भी एक आइडियोलॉजी है। तो इसका मतलब ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लाइड इन टोटल, इन टोटल एंड इट restricts the power of the government। जैसा कि हमने कहा कि इंडियन पॉलिटी जो है
बहुत सारे टॉपिक्स को जो है इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे टॉपिक्स जो है इंडियन पॉलिटी में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिटीजनशिप हो गया, या फंडामेंटल राइट्स हो गए, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, या डीपीएसपीज हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ होने से नहीं होगा, इनका जो है एप्लीकेबिलिटी भी होना चाहिए, इनका एप्लीकेशन भी जो है वो होना चाहिए। और उसी आइडियोलॉजी को, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एज अ फैक्ट की तरह नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट में जो है उसका फॉलो होना, लेटर एंड स्पिरिट में उसका फॉलो होना इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आती है, किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं ओवर टाइम जो है इन्वॉल्व होती हैं। और इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए जो है हमें एवोल्यूशन, जो इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी का जो एवोल्यूशन है वो हमें समझना पड़ेगा। और उस एवोल्यूशन से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश लेगेसी का जो इम्पैक्ट है वो हमारी सोसाइटी में पड़ा, किस तरीके से जो एक्ट्स जो हैं वो पहले वहां पे बने, ठीक है, उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हुआ, किस तरीके से जो है जो प्रोविजंस हैं फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, देन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, किस तरीके से जो है प्रोविजंस आपके एनलार्ज हुए।